हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स की धुआंधार क्लास में। चलिए, आई होप बहुत अच्छा लगा, आप सबने बहुत प्यार दिया पहले लेक्चर को। तो अब हम लोग आज सेकंड लेक्चर इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी ने देखा कि लास्ट क्लास जो हम लोग की रही उसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो मुख्य जो समस्या है ना कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय हुम टू प्रोड्यूस। तो ये जो बात बार बार एक शब्द रहा था प्रोड्यूस। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ देखेंगे। जी हां, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज प्रोडक्शन। बच्चों, एक बात अपने दिमाग में रख लेना, जब भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे। इकोनॉमी में जरूरी नहीं कि सब चीज एक ही साथ हो जाए, स्टेप बाय स्टेप करोगे। टेक्निकल सब्जेक्ट है, दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बेस जितना मजबूत होगा, हार्ड से हार्ड, टफ से टफ क्वेश्चन उसी बेस पे आगे बने हैं, तो उनको करना काफी आसान होगा। अब देखेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है तो एक बात अपने दिमाग में रख लो या कॉपी में नोट कर लो, किसी भी इकोनॉमी की स्टार्टिंग प्रोडक्शन से ही होती है। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा वह अर्थव्यवस्था ही नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमने देखा अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय हुम टू प्रोड्यूस। बिकॉज प्रोडक्शन जो है ना वो क्या है, बेस है। विदाउट प्रोडक्शन you can't imagine any economy. Okay, yes, the second one, let's learn how production equal to income equal to expenditure. चलो आज अपन तो प्रैक्टिकल भी करेंगे। जी हाँ, मतलब आज हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कैसे प्रोडक्शन जो है वो इनकम के इक्वल है, इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल है। ओके, ये तीनों में इक्वलिटी स्टैब्लिश करेंगे विथ एग्जांपल प्रूफ करके। ठीक है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। एक्चुअल में कहा यह जाता है कि जिस देश में प्रोडक्शन लो होता है वहां पे गरीबी आती है, और जब गरीबी आती है वहां पे प्रोडक्शन लो होता है, तो लो प्रोडक्शन के कारण एक विशियस साइकिल बन जाता है गरीबी का दुष्चक्र, जिससे लोग निकल नहीं पाते हैं। फोर्थ कह रहा है कि रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। किसी एक अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे आज कैपिटल आउटपुट रेशियो कॉर और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आई कॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा भी है आई कॉर के बारे में। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे, एक एक करके और डिटेल डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं कि प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, क्लियर है प्रोडक्शन क्या है। तो यहां पे दिख रहा होगा आपको कि मैं आपको यहां पे एक और पॉइंट लिख ही देता हूं। ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, द स्टार्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, किसी भी इकोनॉमी का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, या फिर स्टार्ट ऑफ इकोनॉमी है। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा आप इकोनॉमी की स्टार्टिंग तो भूल ही जाइए, इकोनॉमी शब्द ही भूल जाइए। तो जब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन हमेशा दो चीजों का होता है, गुड्स और सर्विस। गुड्स में आपको मालूम है, ठीक है, जो हम गुड्स यहां पर रेडी करते हैं फॉर द कंज्यूमिंग पर्पज। ठीक है, नॉन कंज्यूमर भी है, मतलब सारी वो चीजें जिन्हें हम टच कर सकते हो, देख सकते हो, जो उनकी इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन करते हैं वो गुड्स कहलाता है। जो चीजें इनटेंजिबल हैं, सर्विस, जैसे आपने बुक स्टोर पे पैसा दिया, पैसा कॉपी में कन्वर्ट होकर आ गया, मान लीजिए आपने कॉपी खरीदी, कॉपी में आ गया गुड्स से। लेकिन आपने किसी कोचिंग में पैसा दिया तो पैसा गया, यू विल गेट द सर्विस। अब ऐसा तो है ना कि टीचर पढ़ाएगा उसके मुंह से ABCD निकलेगी, जमा होगी तुम्हारे घर में, नहीं ना। हाँ, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो टीचर हुआ, एजुकेशन सेक्टर हुआ, टूरिज्म हुआ, मेडिकल हुआ, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को आपने मेडिकल पे पैसे दिए, दवाई में कन्वर्ट होकर आ गया गुड्स। डॉक्टर को पैसे दिए, भाई साहब डॉक्टर ने आपको सुझाव दे दिया, प्रिस्क्रिप्शंस दे दिए, बता दिया कि भाई साहब यहां जाओ, ये करो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, क्लियर है। हाँ, तो ये सर्विस में आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक चीज है कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो यहां पे आता है कि भाई व्हाट इज प्रोडक्शन।
सबसे पहले क्वेश्चन एक आएगा हमारा कि व्हाट इज प्रोडक्शन। ठीक है, पहले भाई ये बता दो हमें, बाकी तो सब समझ लेंगे। व्हाट इज प्रोडक्शन पहले ये बता दो। ये तो बता दिया अपना, प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी का दो चीज का होता है, गुड्स और सर्विस का। क्योंकि जब हम जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं, जो आगे हम देखेंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं टेंशन न ले, ठीक है, वो हम आगे कवर करेंगे तो वहां पे पूरा समझाया जाएगा। बस मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। जीडीपी की डेफिनेशन है टोटल मनी वैल्यू प्रोड्यूस, ठीक है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वहां पे भी गुड्स तो सर्विस है, बिकॉज विदाउट गुड्स एंड सर्विस वी कांट इमेजिन द इकोनॉमी। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोडक्शन, ये होता कैसे है, तो आइए देखते हैं। प्रोडक्शन जो है ना बच्चों, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, तो दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सिंपल डेफिनेशन है, लिख लेते हैं, दिमाग में घुस जाएगा हमेशा के लिए। जी हां, क्या है प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, हाँ, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच with the help of factors of production, ठीक है, हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कन्वर्ट इन फिनिश्ड गुड्स। आ गया समझ में बच्चों? जी हां, मतलब जब हम ऐसी प्रोसेस को अपनाते हैं जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। गुस्सा समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमें इस रॉ मटेरियल से कपड़े बनाने हैं, ठीक है, तो हमारी फैक्ट्री होगी। मान लीजिए जमीन आपकी है भी, तब भी आप उसमें रेंट का चार्ज जोड़ते हो, क्योंकि इकोनॉमी का रूल है। तो आप वहां पे जमीन पे ही फैक्ट्री लगाओगे। अब फैक्ट्री में आपको लेबर लगेंगे, लेबर के अलावा आप पैसा लगाओगे, और पैसा के अलावा आपका दिमाग लगेगा। तो आप जिन्होंने बिजनेस करने की सोचा, उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, चाहे बैंक से, चाहे उनके पास पैसा होगा, और उस पैसे के इंतजाम करने के बाद लेबर लगाए गए, ठीक है, मतलब फैक्ट्री लगाएगी, और फिर लेबर की मदद से रॉ मटेरियल को इस फिनिश गुड्स में, इन जैकेट्स को बना दिया गया है डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल से। ठीक है, ये सिंपल है, दिमाग में घुसना चाहिए भाई, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। अगर आप लोग इतना भी समझ जाते हैं तो इससे आगे बहुत कुछ समझेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था इकोनॉमी में वो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ठीक है, वो बहुत ही गहरा जख्म देके जाती है, क्योंकि इनसे स्टार्टिंग बहुत ही हाई लेवल की होगी। जैसे आज मैं आपको यहीं से देखिए कितनी चीजें जोड़ता हूं आगे एडवांस में, तो अभी ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि जब भी कोई प्रोडक्शन करना होगा तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड पड़ेगी। बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिगिन विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनकी स्टार्टिंग ही प्रोडक्शन से होती है, गुड्स और सर्विस के। अब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये एक साथ वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब ये एक साथ काम करेंगे तो ही क्या होगा, तो ही हमारे यहां पे प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विस का। दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, ठीक है, जी हां। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पेड फॉर देयर सर्विसेज। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनको इनकी सर्विस के लिए पे किया जाता है। जैसे आप अगर लैंड है तो उस पर आप रेंट की बात करोगे, किराया दोगे। अगर लेबर है तो लेबर को आप वेज दोगे,
अगर आपने कहीं से पैसे उठाए, बैंक से लिए, तो बैंक को इंटरेस्ट दोगे, और जब अगर आप दिमाग लगाकर पूरा काम कर रहे हो तो आप रखोगे प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर बनाने में 8 रुपए लगता है, ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है, 8 रुपए है। 8 रुपए मतलब ये मार्कर मान लो मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, ये जो मार्कर है ये मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है। क्लियर है, यहां पे बताता हूं अगले पेज पे अच्छे से लिख के, ठीक है, ये जो मार्कर है आप, ठीक है, ये 10 रुपीज का मार्केट में बिक रहा है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि भाई ये जो मार्कर है ना, इसको बनाने में भी लगा होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, आपको मालूम है बिना इसके तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और इंटरप्राइज, किसी ने सोचा होगा, ठीक है, इंटरप्राइज। खैर ये मार्कर 10 रुपए में नहीं आएगा, लेकिन अपन समझने के लिए सही, क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ पे मैथ में नहीं लगाना, मैं दिमाग इकोनॉमी में होना चाहिए, इसलिए आंकड़े जो होने चाहिए ना वो काफी इजी होने चाहिए। अब देखेंगे 10 रुपए मतलब 2 रुपए हमने मान लो लैंड को दे दिया, लेबर को हमने दे दिया 2 रुपए, कैपिटल को हमने दे दिया 2 रुपए, और इंटरप्रेन्योर जो है उसने अपने पास प्रॉफिट रखा 2 रुपए, मतलब लैंड में 2 रुपए हमने क्या दे दिया, रेंट, ठीक है, जिसकी जमीन थी उसका किराया दे दिया, या जमीन है तो किराया हम जोड़ते हैं क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। लेबर में 2 रुपए दिया, तो लेबर को हमने जो 2 रुपए दिया इसे हम बोल देते वेज, मजदूरी, और कैपिटल को हमने 2 रुपए दिया तो इसमें इंटरेस्ट हो गया, हमने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, और इंटरप्राइज हमने 2 रुपए दिया। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्राइज पे हमने 2 रुपए दिया, 2 रुपए प्रॉफिट है, ठीक है, 2 रुपए क्या है हमारा प्रॉफिट है। आप जरा देखेंगे बच्चों, ठीक है, अब देखेंगे 2 मिनट समझेंगे, पहले ये समझो, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, ये बंदा मार्कर बनाने की सोचता है, तो जब ये मार्कर बनाने की सोचता है तो उसने 2 रुपए लैंड को दिए क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जमीन चाहिए थी, लेबर लाए उसको 2 रुपए दिए, एक मार्कर की कॉस्ट निकल रही है, कैपिटल लेकर आया उसमें 2 रुपए लग गया उसका, मतलब 2 रुपए की कैपिटल से मार्कर बन रहा है, 2 रुपए लेबर को देने से मार्कर बन रहा है, और 2 रुपए जमीन की किराए को देने से मार्कर बन रहा है। और ठीक है, मतलब मार्कर की पेन बोले, डिजिटल पेन अच्छा लगेगा ना, हाँ फील आएगा, हाँ मैं भी सोच रहा हूं कौन सा मार्कर, डिजिटल पेन बनेगा। और इंटरप्राइज को 2 रुपए देंगे, ठीक है, दो मतलब जो ये सारे काम करके मार्कर बनाएगा 2 रुपए अपना प्रॉफिट भी तो लेगा। तो जब 8 रुपए ये हो गए तो इसमें मिलाकर आप देखेंगे ये 8 रुपए कहलाएगा। अब ये जो 8 रुपए है ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ओके, और बच्चों ये जो फैक्टर कॉस्ट आया है आपका, इसी में जब आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, इसमें जब गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्ट टैक्स लेगी जिसका नाम है आजकल जीएसटी, क्लियर है, ये आपसे कौन लेगी, ये आपसे गवर्नमेंट लेगी। तो गवर्नमेंट जब आपसे जीएसटी लेगी तो 8 रुपए ये है प्लस 2 रुपए जीएसटी, मार्कर का मार्केट प्राइस कितना आएगा, मार्केट प्राइस कितना आएगा, मार्केट प्राइस 10 रुपए आएगा। यही 10 रुपए का मैं वो डिजिटल पेन या मार्कर मार्केट से लेकर आया था, समझ में आया। तो मान लो कि मैंने ये डिजिटल पेन जब मार्केट से खरीदा, तो मैंने जब इसको मार्केट से परचेज किया था तो उस समय सबसे बड़ी घटना क्या हुई कि जब मैंने मार्केट से लिया तो ये मुझे पड़ा 10 रुपए का। अब जब मैं इसकी इकोनॉमी में जाता हूं तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है उसने एक मार्कर पे 2 रुपए लैंड पे दिए हैं, लेबर पे खर्च किया 2 रुपए, कैपिटल पे 2 रुपए खर्च किया है, और इंटरप्राइज मतलब 2 रुपए कैपिटल लगाया इंटरप्राइज, ठीक है, क्लियर है। और इंटरप्राइज मतलब उसने अपना प्रॉफिट रखा है 2 रुपए, अपने पास 2 रुपए रखा है, 8 रुपए था, 2 रुपए टैक्स सरकार ने लगा दिया, मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कितने का हुआ इकोनॉमी में, 8 रुपए का। अब आप मुझे बताओ कि उसने जितना भी खर्च करके, इस व्यक्ति ने 8 रुपए खर्च किए हैं, मतलब 6 रुपए खर्च किए, 2 रुपए अपने पास रखा है। अब इस व्यक्ति ने जब 6 रुपए खर्च किए हैं तो आप मुझे बताओ क्या इस 6 रुपए में 2 रुपए जो लैंड को दिए वो रेंट होगा। तो मान लो कि यहां पे रामू की जमीन है, तो रामू की जमीन पे ये किराया हो जाएगा, जी हां, ठीक है, यस। लेबर को पैसा दिया,
ठीक है, लेबर श्यामू है, श्यामू को 2 रुपए मिले तो श्यामू की मजदूरी हो गई। ठीक है, तो लेबर पे जो खर्च हुआ तो इन्होंने खर्च किया, इनका एक्सपेंडिचर उनका इनकम, इनका एक्सपेंडिचर उनका इनकम। गेटिंग द पॉइंट? मतलब इनका जो प्रोडक्शन हुआ है, ये जो प्रोडक्शन में जो पैसे लगे हैं वो किसी की इनकम ही बन रही है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अपनी क्या है? इनकम है। क्लियर है? जब कैपिटल जहां से पैसे लिए थे उसको 2 रुपए कहां चले जाएंगे? इंटरेस्ट में। क्लियर है? इसको 2 रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। अब मान लीजिए इसने एक और बिजनेस चालू किया, उस बिजनेस में इसने एक और मार्कर बनाया जो 20 रुपए का है। ठीक है, मार्केट कॉस्ट 20 रुपए है, इनडायरेक्ट टैक्स उस पर 4 रुपए है, मतलब 16 रुपए प्रोडक्शन में है। तो क्या बच्चों ये 4-4 रुपए इन सबको देगा? जी हां। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तो इनकम बढ़ेगा? किसी देश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तो इनकम बढ़ेगा? जी हां, मैं हूं खलनायक। हाँ, समझ में आ गया? जी हां, कहने का मतलब कि अगर किसी देश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तो इनकम भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है बच्चों? इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, शब्दों में आके पढ़ा के तो कोई भी चला जाएगा, दिमाग में नहीं घुसेगी। अगर अपने को दिमाग में घुसाना है ना तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहां पे तो हमने ये क्लियर कर लिया कि अगर किसी देश में हमें इनकम बढ़ानी है, किसी देश के लोगों की आय बढ़ानी है, मैं गरीब हूं, सरकार को मेरी आय बढ़ानी है, तो सरकार को प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर सरकार प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो बहुत से बच्चे पढ़ना चाहेंगे, सबके घर में पैसे आएंगे, सब कोचिंग में एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, तो हमें भी सैलरी बढ़ के मिलेगी। समझ रहे हो? जी हां, जितना डिमांड होगा उतनी सप्लाई होगी, ये जितनी सप्लाई है डिमांड, ये सब गेम चलता रहता है। तो प्रोडक्शन जो है, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन है, ठीक है, क्लियर है, ये जो प्रोडक्शन है इससे जो इन लोगों को इनकम हुई, क्या ये इनकम डिमांड बढ़ाएगी? जी हां, बढ़ाएगी। ये इनकम डिमांड बढ़ाएगी? जी हां, बढ़ाएगी। और जब ये डिमांड बढ़ाएगी फिर ये प्रोड्यूस करेंगे, फिर ये इनके पास पैसा जाएगा, फिर ये डिमांड बढ़ाएगी। इसीलिए कहते हैं इकोनॉमी का पहिया चलता है। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पे हम लोगों ने एक चीज प्रूव कर दी है तो उसको लिख भी देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या प्रूव किया यहां पे? ठीक है, कि किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, इफ प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज देन इनकम ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, हाँ, अब मान लीजिए कि हमारे यहां सरकार कह रही है कि देश में लोगों की आय दोगुनी करेंगे। तो दोगुनी कैसे होगी? जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे। ठीक है, तो जब जब प्रोडक्शन सरकार बढ़ाएगी तो लोगों की आय बढ़ेगी, और यही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा के आय बढ़ाना ही सबसे अच्छा तरीका है। बल्कि मैं आपको एक और चीज बता दूं जो कि बिल्कुल नई चीज है, यहां पे लिख लेंगे कि आरबीआई जो है, आरबीआई, ठीक है, इशूड करेंसी, ठीक है, हाँ, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, या आरबीआई प्रिंट द करेंसी या इशूड करेंसी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। अब आरबीआई कितना पैसा मार्केट में छाप के दे? मान लो हम सबको 15 लाख रुपए मिल गए, अकाउंट में आ गए, ना मैं पढ़ाने आऊंगा ना तुम पढ़ने आओगे कुछ दिन तो पार्टी करेंगे सब। ठीक है, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो इकोनॉमी में पैसा कितना होना चाहिए? अगर मान लीजिए हमने इकोनॉमी में पैसा डिमांड के हिसाब से ला दिया कि हमारे यहां गरीबी है, लोगों के पास में खूब पैसे होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मान लो सबको 1-1 लाख रुपए हमने दे दिए। अब 1-1 लाख रुपए दे दिए तो 1-1 लाख रुपए से लेके लोगों ने डिमांड बढ़ा की, मार्केट में चले गए, भाई ये दे दो वो दे दो, और पता चला उतना प्रोडक्शन ही नहीं है। अब अगर प्रोडक्शन है कम, हमने लोगों को पैसा दे के डिमांड बढ़ा दिया, तो फिर लोग इतना डिमांड करेंगे कि सप्लाई कम है, महंगाई आ जाएगी। ठीक है, मतलब
अगर आप देखोगे कि 10 लोगों के लिए कोई चीज है, प्रोड्यूस हुई है, और 100 लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसे आ गए, 100 उसकी डिमांड करने लगे, तो 100 में से सभी की डिमांड देखते हुए बेचने वाला कहेगा भाई साहब ये महंगा हो गया है। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति। और इसीलिए पैसे उतने ही छापे जाते हैं जितनी की सप्लाई हो। कभी भी पैसा डिमांड के हिसाब से नहीं छापा जाता, क्योंकि अगर पैसा डिमांड के हिसाब से छापोगे इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्योंकि डिमांड के हिसाब से पैसा होगा, खूब पैसा दे दिया लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो पैसा मांग करता जाएगा और फिर चीजें महंगी होती चली जाएंगी, और ऐसी इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाएगा और इकोनॉमी दम तोड़ देगी। डिमांड का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, तड़प तड़प के मर जाता है। इसीलिए पैसा भी छापा जाता है प्रोडक्शन बेस पे, और सब कुछ प्रोडक्शन बेस पे ही इकोनॉमी चलती है। इसीलिए किसी भी इकोनॉमी का आधार क्या है? प्रोडक्शन है। दिस इज द गेम ऑफ द प्रोडक्शन। चलें अब आगे एडवांस लेवल पे। ये भी समझ में आ गया, किसी भी देश में अगर इनकम बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, देश को गरीबी से निकालना है तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, देश के लोगों की आय बढ़ानी है प्रोडक्शन बढ़ाओ। क्लियर है? इससे प्रॉफिट होगा ना? जी हाँ। लेकिन अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था चैट में, शायद रविंद्र सिंह नाम था, ठीक है, हाँ शायद कल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आ गई, वो आती है हर साल। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में फिर बोला गया कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है। ठीक है, मतलब शायद मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, तो बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा तो न्यूज में लगातार चल रहा था। कल मैं बिजी था, दो चार और बैच में लेक्चर जाने थे, तो मैं आज पढ़ूंगा उसको, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेक्चर आपको कराऊंगा। ठीक है, आप उसके लिए घबराइए मत। अब आय की असमानता बढ़ रही है। लोग बोलते हैं कि भारत की 40% वेल्थ 1% अमीर आदमी के पास है, कुछ ऐसा सुनने को मिला है। ठीक है, डेटा कुछ हो तो मुझे आप माफ करिएगा उसके लिए। ये मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हमारे अडानी जी, पहले तो अंबानी जी हुआ करते थे, अभी अडानी जी हैं। यहाँ पे सबसे गरीब आदमी है, मतलब मैं, ठीक है, मी हेयर, ठीक है, सबसे गरीब आदमी, ये सबसे अमीर आदमी हमारी अर्थव्यवस्था के। अभी जो सबसे अमीर आदमी हमारी अर्थव्यवस्था के अडानी जी हैं, ऐसा बोला जाता है कि टॉप, मतलब मान लो कि पूरी देश में 100 लोग हैं, ठीक है, तो 1%, ठीक है, 1% व्यक्ति के पास में पूरे देश की करीब, पूरे देश की मान लीजिए तो इतना होगा 40, क्योंकि इतना आधा होगा तो ये 40 होगा। पूरे देश की 40% संपत्ति है, मतलब पूरे देश की जो वेल्थ है 40%, ठीक है, ऑफ कंट्रीज वेल्थ 40% जो है वो केवल 1% रिचेस्ट पर्सन के पास है। किसके पास है? रिचेस्ट पर्सन के पास है। अब आपको आता है क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? आओ जरा देखते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने देखा था लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने 8 रुपए का प्रोडक्शन किया तो 2 रुपए मतलब 2 रुपए सब जगह खर्च हुए, और फिर हमने कोई चीज बनाई जो 8 रुपए की तैयार हुई। ठीक है, 8 रुपए की तैयारी, हमने 8 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो यही 2 रुपए जो लैंड को अगर दिए तो इसका क्या बन जाएगा? रेंट, मतलब इनकम। इसके पास 2 रुपए आ गए। लेबर के पास में वेज, मजदूरी, इसके पास भी इनकम हो गया, 2 रुपए आ गए। कैपिटल को इंटरेस्ट, ब्याज, ये भी इनकी इनकम होगी, 2 रुपए आ गए। इंटरप्रेन्योर को, ठीक है, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है, हाँ, इनके पास भी इनकम हो गई। अब ये इंटरप्रेन्योर मान लो अडानी जी हैं, हमारे अडानी जी ने प्रोडक्शन किया, सब कुछ 2-2 रुपए सबको मिले। अचानक क्या हुआ? अभी तो प्रोडक्शन की शुरुआती हालात है, मान लो नया ऑर्डर आ गया, मार्केट में इस मार्कर की डिमांड बढ़ गई, नया ऑर्डर आ गया कि भाई हमें और मार्कर चाहिए और प्रोड्यूस करके दो। तो अब अडानी जी के पास में जमीन तो है ही, लेबर भी है, कैपिटल भी है, इंटरप्रेन्योर भी है। अब ये क्या करेंगे? एक्स्ट्रा, मान लीजिए कि इस साल इकोनॉमी जो थी, उन्होंने इस साल जो प्रोडक्शन किया 8 रुपए का किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 8 रुपए का प्रोडक्शन किया। अगले साल इन्होंने क्या किया? 10 रुपए का प्रोडक्शन किया,
क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ गई। तो 10 रुपए प्रोडक्शन का मतलब ये था कि इन सभी व्यक्तियों में, या फिर 10 रुपए की जगह इन सबको 1-1 रुपए एक बार बढ़ा देते, थोड़ी इज्जत देते, 3, 4, 6 और 12। मान लीजिए इन्होंने 12 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो कितना ग्रोथ हुआ बेटा? 4 रुपए का ग्रोथ हुआ ना। लेकिन पता चलता है कि जो एक्स्ट्रा 4 रुपए की ग्रोथ है ना, ये इन्होंने अपने पास रख ली। इनको अभी भी उन्होंने केवल 2 रुपए दिया, इनको 2 रुपए दिया, इनको 2 रुपए दिया। आपने देखा होगा भारत में लगातार ऐसा होता है कि 2-2 रुपए, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए। मतलब कहने का मतलब कि सभी को आय ज्यादा नहीं होती है। जितना कंपनी कमाती है उतना उसके एम्प्लॉय को सैलरी नहीं बढ़ती। कंपनी 1000 करोड़ मुनाफे में एम्प्लॉय को मिलेगा, इंक्रीमेंट होगा, जो अच्छा होगा उसको कुछ समय बाद मिलेगा, क्योंकि उसका जो एक बहुत बड़ा पैसा है वो इंटरप्रेन्योर एज अ प्रॉफिट अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में अब इनइक्वालिटी आ गई। जब तक 8 रुपए का प्रोडक्शन था, सबकी 2-2 रुपए इनकम थी, इकोनॉमी में इक्वालिटी थी। लेकिन जैसे ही 8 से 12 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, तो पता चला कि अभी भी उन्होंने, क्योंकि प्रोडक्शन वही है, मार्कर ही है, अब वो मार्कर का दाम बढ़ गया, अच्छा जा रहा था, तो उन्होंने जो उसका एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो अपने पास रख लिया। कहां पर रख लिया? अपने पास में रख लिया। और जब अपने पास में रख लिया, तो यह व्यक्ति जो है, जो इंटरप्रेन्योर है, इसीलिए बोला जाता है इंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पे, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि हाँ सर मालिक है तो प्रॉफिट तो उसका ज्यादा होना ही चाहिए। अरे ठीक है ना, तभी तुम्हारा शोषण हो रहा है। थोड़ा तो हमें भी मिलना चाहिए था। अगर ये 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो भाई हमें भी 50 पैसे 2.5 रुपए दे देते, तो 50 पैसे हमारे भी बढ़ते। और इस हिसाब से अगर 2.5 रुपए भी हमें तुम देते, 50 पैसे देते, तो 2 रुपए कम होते, फिर भी तुम्हारे 2 रुपए प्रॉफिट हो रहे थे, हमारे तो 50 पैसे ही हो रहे थे। ठीक है, अगर आपने अगले प्रोडक्शन में जो 4 रुपए आपने कमाए, उसमें से अगर 2 रुपए हमें चारों लोगों में 50-50 पैसे भी बांटते, तो भी इनइक्वालिटी कम होती। तब मान लो अभी जो इनइक्वालिटी इतनी है वो इतनी रहती। तुम 2 कमा के तुम 2 कमा के यहां होते, मतलब तुम 2 कमा के यहां होते, और हम 50-50 पैसे चारों कमा के 2 रुपए कमा के यहां होते। लेकिन अभी तुमने 4 कमा ली और हमें और नीचे कर दिया, तो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों गरीब गरीब होगा? महंगाई भी तो बढ़ रही है और उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, तो इसको हर बार 2 ही रुपए मिलेंगे, और ये अब तो कमाता जाएगा प्रॉफिट के नाम पे, ये तो अमीर अमीर होता जाएगा और महंगाई के नाम पे गरीब गरीब होता जाएगा। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसको 2 रुपए में भी जीवन यापन नहीं हो पाएगा, लाइफ नहीं जी पाएगा। और इसीलिए सरकार आती है हस्तक्षेप करने। और यहां पे एक बाबा भी आए। बाबा ने बोला 1848 में, कल बताया था, बाबा ने बोला दुनिया के मजदूरों एक हो और पूंजीवादियों को खत्म करो और सारा पैसा बराबर बांट लो। ये गलत है, इलीगल तरीका है। लीगल तरीका क्या है? गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ठीक है, कि क्या अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब गवर्नमेंट इनसे पैसा छीन के नहीं देगी, गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर। गवर्नमेंट हैव टू फोकस मोर ऑन द प्रोडक्शन। गवर्नमेंट जितना प्रोडक्शन करेगी उतनी इनकम बढ़ेगी, लेकिन साथ में गवर्नमेंट यह भी चेक करे कि क्या आय का समान वितरण हो रहा है। उसके लिए क्या करेगी? तो उसके लिए सरकार हमारे टैक्स लेती है, बट अडानी जी से बहुत टैक्स लेगी। उस टैक्स से हमारे गरीबों में बांटेगी, हमारे एजुकेशन लाएगी, ठीक है, हाँ, हमारे यहाँ ये इंफ्रा बनाएगी, रोड सड़कें बनाएगी, तो लेबर को काम मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा लोगों के पास में जाएगा। तो ऐसे सरकार इंटरफेयर करती है। तो गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर कम करेगी, अगर सरकार आय के समान वितरण पे ध्यान नहीं देती है तो ये ज्यादा हो जाता है। और अगर सरकार ध्यान देती है तो आपने देखा होगा लेबर कोड्स है, वेज रिपोर्ट आती है, इतना तो आपका वेज बढ़ना चाहिए, इतनी तो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, उसको लेकर अलग अलग कानून है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें यहां देखने को मिलती हैं। क्लियर? आई होप बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, अगले टॉपिक भी हैं और आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो सीख लिया कि प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम, सीख लिया ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम प्रूव करेंगे कि प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कैसे? आइए देखते हैं। ये तो आपने सीखा कि अगर इकोनॉमी में 8 रुपए प्रोड्यूस हुआ तो 8 रुपए इनकम हुई, मतलब 8 रुपए प्रोडक्शन है, ठीक है, तो 8 रुपए क्या है? इनकम है। क्लियर है?
अब ये जो 8 रुपए इनकम हुई, ठीक है, 8 रुपए जो इनकम हुई, तो मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी में 8 रुपए इस व्यक्ति की इनकम है, मतलब पूरी इकोनॉमी की इनकम है, ठीक है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उतनी इनकम होगी, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे इस 8 रुपए की जो इनकम है, लोग क्या करेंगे अपनी आय का, जैसे मान लीजिए मैंने सैलरी पाई, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरे पास पैसे आए, तो कुछ पैसे तो मैं कंज्यूम कर लूंगा, क्योंकि मेरी जरूरत की चीजें हैं भाई, मान लो कि मुझे खाने पीने पे खर्च करना है, कपड़े पहनने पे खर्च करना है, ठीक है, क्लियर है। तो मान लीजिए कि हमने ऐसे खर्च किया, और हमने जब एक्सपेंस किया तो कुछ पैसा हमने कंज्यूम कर लिया। जो पैसा हम खर्च कर देते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, जिसका बेनिफिट 1 साल से कम है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। मान लो खाने में खर्च कर दिया, एक महीने मान लो मैंने 10,000 रुपए कमाए, 2,000 खाने में खर्च कर दिया। मान लो स्टूडेंट लाइफ में देख लेते हैं, 10,000 रुपए घर से आए, 2 रुपए खाने में, ठीक है, 2 रुपए आपने हॉस्टल में दे दिया, रेंट दे दिया, 5,000 रुपए, ऐसे करके जोड़ लीजिए। तो इसी तरीके से मेरे पास जो पैसा है, उसका कुछ पैसा मैंने कंज्यूम किया, उपभोग किया, कुछ पैसा मैंने सेव कर लिया। अब जो पैसा मैंने सेव किया वो मैं बैंक में करूंगा। याद रखना, यहां पे इकोनॉमी ये कहती है कि पैसा बैंक में सेव होता है। वो अलग बात है जो अपने घर में सेव कर लें, जो घर में भी सेव करेंगे वो भी कल ना कर कोई बिजनेस करेंगे उससे। तो जो पैसा हमने बैंक में सेव किया, तो हमारी जो सेविंग थी, क्योंकि हमारा इनकम 2 भागों में बढ़ गया, 10,000 रुपए में से मैंने 8,000 रुपए खर्च कर दिए और 2,000 रुपए बैंक में डाल दिए। ये 2,000 रुपए जो मेरे बैंक में मैंने सेव किए, यही बैंक जो है वो उस पैसे को किसी और को लोन दे दिया, तो मेरा 2,000 किसी और व्यक्ति का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। हो जाएगा, जी हां, मतलब मेरा 2,000 इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक, ठीक है। तो हमारी बचत को, हमारी सेविंग को बैंक के माध्यम से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बैंक किसी इंटरप्रेन्योर को लोन देगी, और उस लोन पे जो मतलब उस लोन देगी, उससे जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट होगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई कारखाना लग रहा है, वो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट होगा, तो उससे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस मैं यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि आपका जो पैसा है वो तो या तो खर्च हो जाता है या बैंक में जाता है। बैंक में या फिर आप अपने घर में रखते हो, तो बाद में कहीं ना कहीं उसको एक्सपेंस करोगे, ठीक है, वो इकोनॉमी में आएगा पैसा। तो जो बैंक में जाता है, बैंक वाला पैसा, हमारी जो सेविंग है, वो बैंक के माध्यम से किसी और का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हमारी बचत बैंक के द्वारा किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने लोन दे दिया, तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो इंटरप्रेन्योर उस इन्वेस्टमेंट को करेगा, उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमारा जो भी पैसा है, हम चाहे खर्च करें या बचा के बैंक में रखें, वो भी एक खर्च होगा, क्योंकि किसी और का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी पैसा हम इनकम करते हैं, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों जो है सॉरी, ये जो दोनों हैं, अब मान लीजिए कि 8 रुपए प्रोडक्शन हुआ, 8 रुपए इनकम हुआ, और यही 8 रुपए क्या हो गया, 8 रुपए में मान लो कि मैंने 6 रुपए खर्च किए, यहां पे 2 रुपए बैंक में जमा किए, तो किसी का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये भी 8 रुपए हो गया। तो फाइनली बी लाइक हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है, वी फाइंड दैट कि 8 रुपए प्रोडक्शन, 8 रुपए इनकम, और यही 8 रुपए रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के 8 रुपए एक्सपेंडिचर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन इनकम के बराबर, इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्लियर है? प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बट समटाइम एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन। कुछ केस हैं, वी विल डिस्कस ऑन इट। पहले आप समझेंगे कि एक इकोनॉमी में यही 3 चीजें होती हैं जो एक साथ चलती हैं, और इन तीनों मेथड का प्रयोग करके हम जीडीपी निकालते हैं। आपको शायद मालूम होगा, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। जैसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन, तो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है? हाँ, तो आइए थोड़ा सा चलेंगे। पहले तो हमने ये प्रूव किया स्टेप बाय स्टेप, अभी इतना ही ध्यान दो, आगे दिमाग मत लगाओ, बस ये बताओ समझ में आया ना, प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब आगे चलते हैं, तो अब दिमाग में आता है कि एक खास चीज कि भाई एक्सपेंडिचर क्या होता है। इफ समथिंग इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर द पेमेंट देन इट इज एन एक्सपेंस। अगर हमें किसी भुगतान, किसी पैसे को, किसी को हमने पैसे दिए, उसके बदले में हमें कुछ मिलता है रिटर्न में, तो ही एक्सपेंडिचर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
अगर मैंने 1,000 रुपए खर्च किया रूम रेंट पे, जरा मुझे बताएंगे इसके बदले मुझे एक महीने मतलब 1,000 रुपए एक महीने रूम रेंट का दिया, तो क्या इसके बदले हमें रहने के लिए मिलेगा? जी हाँ। तो क्या ये एक्सपेंडिचर होगा? यस। तो हर वो पेमेंट जो कि बदले में कुछ दे एक्सपेंडिचर होगा। यस। दूसरा, मैंने 2,000 रुपए मंथली, ठीक है, मंथली या एक मंथ में हमने फूड पे खर्च किए। अब बताइए क्या मेरा जो पेमेंट है 2,000 बदले में मुझे फूड मिला? यस। तो एक्सपेंडिचर होगा? बिल्कुल होगा। अब मान लीजिए, ठीक है, कि मैंने 5,000 रुपए अपने फ्रेंड को, ठीक है, दे दिया उधार, ठीक है, उधार दे दिया, मतलब उसने हमसे बोरो किया, ठीक है। हाँ, तो लाइक गिवन टू फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, हमने उसको दोस्त को दे दिया, ठीक है। तो वी गिव 5,000 टू द फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या उसके बदले में हमको क्या डेली नाच के दिखाएगा क्या? बोले तुमने 5,000 रुपए दिए, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए डेली डांस करूंगा 1 घंटे? नहीं ना। या तुम बोलोगे तुम्हारे पैर दबा दूंगा? नहीं ना। वो जो 1,000 आपने 5,000 दोस्त को दिए, वो पैसे भले ही मिले आगे, नहीं मिले आजकल तो नहीं मिलते, लेकिन मिले भी अगर, तो ये जो 5,000 रुपए आपने अपने दोस्त को दिया है, ये 5,000 रुपए एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि वो पेमेंट जिसके बदले में कुछ मिलता है, या तो गुड्स मिले या सर्विस, वही एक्सपेंडिचर होता है। मैंने भिखारी को, ठीक है, रोड पे एक बेगर बैठा हुआ था, ठीक है, उसको मैंने 10 रुपए दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हमारा उसके बदले में कोई सर्विस मिलेगी? नहीं, वो नहीं आएगा। मैंने 10,000 रुपए चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया, डोनेट कर दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने पेमेंट किया 10,000 चैरिटेबल ट्रस्ट को, डोनेशन है, बदले में कुछ मिलेगा? नहीं। तो क्या वो एक्सपेंडिचर होगा? लेकिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे यहां पे जो इनकी इनकम है वो कैलकुलेट होती है, और हमारी अकाउंटिंग का नियम है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक अपवाद है। जो भी बस एक ही चीज याद रखना है, वही एक पेमेंट जो चैरिटेबल ट्रस्ट को आप डोनेशन देंगे, उस डोनेशन को, ठीक है, इनकम उधर कैलकुलेशन में होता है, उधर चल के टैक्स वगैरह में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शो करती है अपना, तो उस डोनेशन को हम अपने यहां पे एक्सपेंडिचर मानते हैं। क्योंकि एक्सपेंडिचर मानते हैं बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरा, ये अपनी इनकम को शो करते हैं। तीसरा, ये अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ना तो ये बैलेंस शीट बनाएगा ना ये, क्योंकि आगे चल के वो इस पैसे से क्या एक्सपेंस हुआ है वो शो करेंगे, क्योंकि जो हमने डोनेशन दिया आगे चल के कहीं ना कहीं किसी की एक खर्च तो करेंगे, कहीं तो प्रोडक्शन करेंगे, फिर इनकम होगा, फिर एक्सपेंडिचर होगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। लेकिन ये दोनों करेंगे, लेकिन इसका कोई ब्यौरा नहीं होता है, ना वो टैक्सेबल होता है। दोस्त को पैसा दिया, टैक्सेबल नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर देखते हुए हम माने तो ये एक एक्सेप्शन में लिया जाता है। इसके बारे में आप लोग रिसर्च करके आएंगे गूगल पे, ठीक है, लिखा हुआ है, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी ट्रांसफर पेमेंट की भी क्लास आएगी, वहां पे डिटेल में करना है, ठीक है। चलो अब देखेंगे बच्चों पेमेंट। अब जो भी हमने पेमेंट किया, तो मान लीजिए कि हमारे पेमेंट दो प्रकार के मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है। जो मान लो हमने रेंट दिया, तो रेंट का बेनिफिट 1 साल से कम है तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, और हमारा वो पेमेंट जो कि 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस ये मैं पढ़ाने के लिए बोला था आपको, थोड़ा सा रट ले। इफ बेनिफिट लेस देन 1 ईयर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतना समझ में आ गया? जी हाँ। अभी ये तो रहा बेसिक, अभी तो बेसिक चल ही रहा है, अभी तो दो तीन मतलब आज तक बेसिक चलेगा, कल से एडवांस शुरू होगा। अब कह रहा है कि नेशनल इनकम इफ किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है यदि, इफ प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों होता हो। मतलब हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट हुआ,
और उस पेमेंट में ये तीनों गुण पाए जाएं, प्रोडक्शन भी उससे हो, इनकम का भी पार्ट हो वो, और एक्सपेंडिचर का भी पार्ट हो, तो ही वह नेशनल इनकम कहलाएगी। क्योंकि अब हमारा टॉपिक नेशनल इनकम ही आगे जाके स्टार्ट होने वाला है अगले सेशन में। तो इसलिए नेशनल इनकम क्या होता है, इफ प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर तीनों एक हो, मतलब ये तीनों चीजें पाई जाती हो किसी एक लेन देन में, तो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल पेंशन, आप मुझे बताओ, सरकार देती है वृद्धा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन दे रही है तो क्या प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इनकम हो रही है, मैं इसका कलर चेंज कर लूं, ठीक है, हाँ, प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार ने जो पैसा दिया वो किसी के पास चला गया, उसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिला। आगे चल वो खर्च करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो एक बार हम लोग मान ले प्रोडक्शन हो भी रहा है, इनकम भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, क्योंकि बदले में कौन सी सेवा मिल रही है? नहीं मिल रही ना, पेंशन है, ठीक है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप, अब स्टूडेंट स्कॉलरशिप अगर हम किसी को देते हैं, ठीक है, तो हमने मान लीजिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप हमने दी, तो वो भी इनकम होगी, लेकिन वो एक्सपेंडिचर नहीं कंक्लूड होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा उससे, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम किसी का घर खरीदते हैं, मान लीजिए हमने घर खरीदा, तो घर खरीदने में हमने क्या किया? प्रोडक्शन हुआ, जी हां, घर नया खरीदा, घर बना है, आपने खरीदा तो प्रोडक्शन हुआ, जी हां। इनकम हुई, जी हां, जिसने घर बेचा होगा उसको इनकम हुई होगी। एक्सपेंडिचर हुआ, आपका खर्च हुआ, जी हां। तो आपने खर्च किया, उनने खरीदा, और इन बीच में प्रोडक्शन भी हुआ क्योंकि घर नया है, तो इसे हम इनकम में शामिल करेंगे। तो याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, ये नेशनल इनकम में, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, या नो इंक्लूजन लिखेंगे, नो इंक्लूजन। हम नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप हुई, अब इनकम हुई क्या? जी हां, मान लीजिए इनकम हुई, ये खर्च भी कर देगा, आगे चल के वो खर्च भी करेगा, लेकिन क्या कोई प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही पेंशन मिला, इनकम हुई, चलो आगे चल के वो खर्च भी करेगा, क्या प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो जब भी तीनों चीजें होंगी, तो तीनों चीजें हमें कहां मिलती हैं? परचेज हाउस, ठीक है, याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, दिमाग में आपके घुस जाए, क्लियर है, क्योंकि यहां पे अगर आपने गलत किया तो आपने इकोनॉमी में बहुत चीज गलत करेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, जैसे देखो किसी को पेंशन मिली, इनकम हुआ, जी हां, आगे चल के वो खर्च भी करेगा, ठीक है, करेगा, लेकिन प्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि जो पैसा दिया उसके बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, सरकार को उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरा, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, क्या इनकम हुई? जी हां, स्कॉलरशिप का पैसा वो खर्च भी करेगा, ठीक है, करेगा, प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक तरफ ट्रांसफर, इसी ऐसे पेमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। ऐसे पेमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट, मतलब जिस पेमेंट में इनकम तो हो रही हो लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, जी हाँ। और ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, क्लियर है, डज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इसका इंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है, जी हाँ। कोई भी ट्रांसफर पेमेंट हो, नेशनल इनकम में इंक्लूजन नहीं होगा, क्लियर है, जी हाँ। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने घर खरीदा तो नया प्रोडक्शन हो रहा है तो नेशनल इनकम में जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में प्रोडक्शन मैटर करता है। अब मान लीजिए किसी ने सेकेंड हैंड घर खरीदा, मतलब पुराना घर खरीदा, ओल्ड हाउस, तो क्या नया प्रोडक्शन हुआ? नहीं, एक ही घर को दूसरे व्यक्ति ने खरीदा, मान लो मैं मार्केट से टीवी लेकर आया मार्केट से, तो प्रोडक्शन होगा, इनकम होगा, उसको एक्सपेंडिचर मेरा, जी हां, ठीक है, ये होगा नेशनल इनकम। लेकिन मैं टीवी अपने घर पे लाया और मैंने उसको OLX पे बेच दिया, तो क्या प्रोडक्शन हुआ? क्या नहीं हुआ ना, मेरी टीवी वो ले गया, वही प्रोडक्शन था जो हम आपस में बेच बेच के अपना काम चला रहे हैं। तो क्या ये जो यहां पे एक्टिविटी, इसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो वह नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा,
आ गया समझ में? मैंने शेयर मार्केट से शेयर खरीदा, मैंने उस शेयर को किसी दूसरे को बेच दिया, तो जब मैंने कंपनी से शेयर खरीदा तो प्रोडक्शन है, और जब मैंने उसको अपने किसी दोस्त को बेच दिया तो केवल उस पे नाम चेंज हो रहा है। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कंपनी ने 10-10 हजार के 10 शेयर निकाले, 1 लाख रुपए हो गए, तो 10 लोगों को बेच दिया, उसके पास 1 लाख रुपए हो गए, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन तीनों हो गया। वो 1 लाख रुपए से खर्च करेगी, कमाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने अपना शेयर जो 10,000 का था, मैंने अपने किसी दोस्त को दे दिया, तो उसके शेयर के ऊपर नाम बदल जाएगा। मेरा नाम दीपक सिंह है, उसके ऊपर मान लीजिए कि मोहन सिंह होगा, उसके नाम पे मोहन सिंह आ जाएगा। तो क्या उस कंपनी को 10,000 एक्स्ट्रा मिले? नहीं मिले ना। इसीलिए याद रखना, फंसाया जाएगा आपको। ट्रांसफर ऑफ शेयर, या शेयर को हम अगर किसी और व्यक्ति को बेच देते हैं, रीसेल करते हैं, ठीक है, हम किसी और को सेल करते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, तो उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इसलिए वो कभी भी जीडीपी में शामिल नहीं होगा। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट दे देना। मेरा रिकॉर्ड रहा है 8 साल से, यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ, और यूट्यूब पे पढ़ाने पे आप पेपर लगाओगे ना तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी हमारी है। पढ़ना तुमको है, पढ़ाना मेरा काम है, और मैं पढ़ाऊंगा दिल लगा के, जैसा अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया, इसको भी डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको समझा दिया कि नेशनल इनकम में वही चीज इंक्लूड होगी जिसमें प्रोडक्शन इनकम, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर तीनों हो। आगे इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। इसीलिए नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है जी हाँ, और तीनों का आंकड़ा आसपास आ जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें है कुछ चीजें, लेकिन अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, एडवांस पढ़ेंगे तब बताएंगे, जब एक्सपेंडिचर, इनकम और ये प्रोडक्शन मेथड लगाएंगे तब क्या क्या चेंज होते हैं बताऊंगा। चल, बोला जाता है कि अगर मान लो, अभी तक तुमने प्रोडक्शन 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 चिल्ला लिया, अगर मान लो कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन लो हो गया, देख रहे हो विनोद जी, अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन लो हो गया तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में पॉवर्टी, पुअर, गरीबी। भाई ये अमेरिका का गरीब है, ये भारत का गरीब है, देख रहे हो, गरीबी आ जाएगी, हालात इस प्रकार से हो जाएंगे, चारों तरफ समस्याएं आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो लो प्रोडक्शन है, ये हमारे यहां पॉवर्टी क्यों लाता है? उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि ये हमारे यहां पे पॉवर्टी, गरीबी को लेकर आता है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉज। कॉज पे अगर मैं डिस्कशन करूं आपको, तो यहां पे पता चलेगा कि अगर लो प्रोडक्शन होगा तो लो नेशनल इनकम होगी। मैंने आपको बताया था, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन ही कम है तो इनकम ही कम होगी। अब अगर इनकम कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कम होगी। देश के में पॉपुलेशन है और नेशनल इनकम से डिवाइड करोगे, पर कैपिटा आती है, पर कैपिटा कम होगी। अब अगर पर कैपिटा इनकम कम होगी, मतलब सभी लोगों के पास पैसे कम है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा। अब अगर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा लो होगा तो वो बचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा पैसा तो खर्च हो जा रहा है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। जब सेविंग लो होगी, तो जब पैसे ही आपके पास बच ही नहीं रहा, किसी इकोनॉमी में अगर बचत ही नहीं है, तो उस इकोनॉमी में कभी इन्वेस्टमेंट होगा नहीं ना, क्योंकि हमारी बचत ही बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट बनता है। बैंक पैसा छापता नहीं है, हमसे जमा करके किसी और के लिए लोन बना देता है। तो क्या है, लो इन्वेस्टमेंट होगा? जी हाँ। जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अब जब लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो पूंजी नहीं आएगी, पूंजी नहीं आएगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। जब हमारे यहां पे फर्म ही नहीं है, कारखाने ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो जब प्रोडक्शन लो हो जाएगा तो फिर लो प्रोडक्शन होगा। अब ये चक्र जो है वो बन गया है, फिर लो प्रोडक्शन, फिर लो नेशनल इनकम, लो पर कैपिटल, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, लो प्रोडक्शन। और इसमें गरीब गरीब ही होता चला जाएगा, मतलब वो इकोनॉमी कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। तब निर्मला जी ने बोला, बहुत परेशान हो गई, इन्होंने बोला इस मुसीबत का हल बताएं दीपक जी। मैंने कहा मैडम, केवल निवेश, केवल निवेश, केवल निवेश। जी हां, इस चक्र से अगर आपको बाहर आना है तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट। अब अगर मान लो कि सरकार पैसा यहां लगा दे, अगर सरकार यहां पर पैसा लगा दे, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे,
हाई इन्वेस्टमेंट। तो हाई इन्वेस्टमेंट तो क्या बहुत पूंजी आ जाएगी? जी हाँ। हाई लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई कैपिटल फॉर्मेशन, हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन। मैंने आपको बोला कि अगर प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी, हाई नेशनल इनकम, हाई नेशनल इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई सेविंग, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा बचाओगे, और हाई सेविंग तो विल लीड टू इन्वेस्टमेंट, और पहिया चल चलेगा। अब सरकार बैठ के मौज करेगी, मैडम कहेगी वाह 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 वाह, मजा आ गया, इकोनॉमी तो चल पड़ी। तो इकोनॉमी का पहिया यहीं रुकता है, उसको चलाने के लिए उसको चाहिए फ्यूल, ईंधन। जैसे हमारी बाइक, हमारी कार को चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। ऐसी इकोनॉमी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा। अब मान लो आपके दिमाग में सरकार सबको पैसे क्यों नहीं दे देती है, लिविंग बढ़ जाएगा। बेटा सप्लाई भी तो हो। सरकार ने सबके अकाउंट में 15-15 लाख दे दिए, लेकिन सामान ही नहीं है। हमने खरीदना शुरू किया, डिमांड पे डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ जाएगा, इकोनॉमी बड़ाम से लगेगी। बम दगते हुए कभी देखा है? सुतली वाला दिवाली में ऐसी इकोनॉमी दग जाएगी। तो इकोनॉमी को दगाना नहीं है, इकोनॉमी को बचाना है। दैट्स वाई डिमांड ना बढ़ाते हुए पहले प्रोडक्शन बढ़ाओ। सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि यही प्रोडक्शन आगे चल के लोगों की इनकम बढ़ाएगा, ठीक है, और डिमांड भी बढ़ेगी। अब ये पहिया अपने आप चलने लगेगा। इट इज कॉल्ड ठीक है प्रोडक्शन, सॉरी विशेष साइकिल ऑफ जो है पॉवर्टी का, इसको खत्म करने के लिए यही, इसी को हमने जो स्टार्टिंग में किया तो उसको यहां प्रूव किया कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए प्रोडक्शन जरूरी है, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगी। हेंस प्रूव्ड प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आया, दिमाग में घुसा। अब इसका जो अगला पार्ट है, ठीक है, आयकर वगैरह, ये हम लोग डिस्कस करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आयकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। विथ आयकर हम आयकर तो डिस्कस करेंगे ही, आयकर को डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।